हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में आप लोग के लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या फिर मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज के जो नेक्स्ट चैप्टर है वो लेकर के आई हूँ, जिसमें आपको पढ़ना है क्षतिपूर्ति नियोजन कंपनसेशन प्लानिंग। इससे पहले का जो प्रीवियस चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि निष्पादन मूल्यांकन परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है, उसके टेक्निक्स क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब चीज़ें हमने उसमें पढ़ी थी। आज की वीडियो में हम उसका नेक्स्ट चैप्टर जो चैप्टर 8 है क्षतिपूर्ति नियोजन कंपनसेशन प्लानिंग, ये पढ़ेंगे। तो ये रहेगा आज की वीडियो का हमारा टॉपिक। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग को क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर भी कर देना है। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है क्षतिपूर्ति का अर्थ, मीनिंग ऑफ कंपनसेशन, कि एक जो व्यक्ति है, कोई कर्मचारी है, किसी संगठन में किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो काम कर रहा होता है, तो उसके बदले में उसकी जो सेवाएं वो दे रहा है उसके बदले में उसको कुछ पारितोषिक दिया जाता है। वही क्या कहलाता है, उसका क्षतिपूर्ति या फिर कंपनसेशन कहलाता है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो क्षतिपूर्ति दी जाती है वो मौद्रिक रूप में दी जाती है, मौद्रिक लाभ के बदले की तरह दी जाती है। जैसे कि कोई आपने कार्य किया तो उसके बदले में आपको पूरी सैलरी दी गई उस मंथ की, या फिर वेजेस जो होती हैं वीकली दी जा रही हैं या पर डे के हिसाब से दी जा रही हैं, तो वो हो जाती है क्षतिपूर्ति। क्षतिपूर्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, कंपनसेशन मिलना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तरह से वो मोटिवेट करती है जो कर्मचारी उसको कार्य करने के लिए कि वो अच्छे से अच्छे ढंग से कार्य करे, क्योंकि कोई भी कर्मचारी किसी संस्था में जब काम कर रहा होता है तो बहुत से रिस्क भी होते हैं, बहुत सी कठिनाइयाँ होती हैं, असुविधा होती है, अपनी फैमिली से अलग रह रहा होता है, बहुत कुछ छोड़ करके वो आपके संगठन में अपना कार्य कर रहा है, तो उसके बदले में उसको कुछ जो क्षतिपूर्ति दी जा रही है, पारिश्रमिक दिया जा रहा है, वही यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या होता है, तो वो हो जाता है क्षतिपूर्ति या फिर कंपनसेशन। अब साथ में इसकी एक और चीज़ आती है पुरस्कार तथा लाभ, रिवार्ड एंड बेनिफिट्स। तो यहाँ पर अक्सर हम एक जैसा समझते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। जो कंपनसेशन होता है, क्षतिपूर्ति होती है, वो सिर्फ मौद्रिक होती है, लेकिन जो पुरस्कार और लाभ होते हैं, रिवार्ड्स एंड बेनिफिट्स होते हैं, वो मौद्रिक और अमौद्रिक दोनों ही तरह हो सकते हैं। जो बेनिफिट्स और दिए जा रहे हैं ज़रूरी नहीं हो मौद्रिक हो, अमौद्रिक भी हो सकते हैं। जैसे कि लंच की सुविधा दी जा रही है, या फिर अच्छा वातावरण, अच्छा एनवायरनमेंट दिया जा रहा है, साथ में मेडिकल हेल्प दी जा रही है, यानी कि वो सारी चीज़ें आ जाएंगी जो कि मौद्रिक लाभ के अलावा जो मानव संसाधन है, ह्यूमन रिसोर्स है, उसको अट्रैक्ट करने के लिए, आकर्षित करने के लिए, जिससे कि वो काम करने के लिए आपके ऑर्गेनाइजेशन, आपके ही संगठन में आए, वो हो जाते हैं पुरस्कार या लाभ, जिसको अनुषंगिक लाभ भी बोला जाता है। तो इसके मेनली 5 पहलू कहे गए हैं, या 5 चीज़ें इसमें आएंगी, या 5 चीज़ों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। एक हो जाता है पुरस्कार का मूल्य, वैल्यू ऑफ रिवार्ड, पुरस्कार की रकम, अमाउंट ऑफ रिवार्ड, पुरस्कार का समय, टाइमिंग ऑफ रिवार्ड्स, पुरस्कार की संभावना, लाइक्लीहुड ऑफ रिवार्ड, पुरस्कार की स्पष्ट या न्यायशीलता, फेयरनेस ऑफ रिवार्ड। ये 5 चीज़ें इसमें आती हैं। तो यहाँ पर मूल्य और रकम इंपॉर्टेंट हो जाता है। समय बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जैसे कि दिवाली पर बोनस दिया जाता है, दिवाली के बाद दिया जाएगा तो कोई मतलब नहीं रहेगा, दिवाली से पहले दिया जाएगा या किसी भी फेस्टिवल से पहले दिया जाएगा, तब वो उसका यूज़ कर पाएगा। संभावना कि क्या मिल सकता है, रिवार्ड कितना मिलेगा, ये भी उसको मोटिवेट करती है। और उनको न्यायशीलता होनी चाहिए, यानी कि जो साथ में कार्य कर रहे हैं तो सबको एक जैसा मिले, जिससे कि किसी तरह का पक्षपात या भेदभाव ना हो। तो ये हो जाता है पुरस्कार और लाभ। आप समझ गए होंगे अच्छे से कि क्षतिपूर्ति, पुरस्कार और लाभ तीनों में क्या डिफरेंस है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि क्षतिपूर्ति प्रबंध क्या होता है। कंपनसेशन मैनेजमेंट, हम ये तो समझ गए कि क्षतिपूर्ति क्या है, अब उसका मैनेजमेंट करना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि संगठन के लिए और जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं दोनों के लिए ही पारिश्रमिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सही पारिश्रमिक मिलेगा तभी कर्मचारी वहाँ काम करना चाहेंगे, और सही और उचित पारिश्रमिक मिलने पर ही क्या होगा, संगठन को भी लाभ होगा, क्योंकि लागतें कम आएंगी और योग्य और कुशल कर्मचारी वहाँ पर कार्य कर सकेंगे। तो वो हो जाता है क्षतिपूर्ति का प्रबंध, कि इस तरह से की जाए कि मोटिवेशन भी बना रहे, साथ ही संस्था को ज़्यादा हानि ना हो, संस्था के लिए भी क्या रहे, वो मितव्ययी रहे। यही हो जाएगा क्षतिपूर्ति प्रबंध। अब नेक्स्ट आ जाएगा क्षतिपूर्ति प्रबंध के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंपनसेशन मैनेजमेंट। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि जो क्षतिपूर्ति है उसका प्रबंध क्यों किया जा रहा है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। तो पहला हो जाएगा उपयुक्त कर्मचारियों की भर्ती तथा उन्हें कार्य पर बनाए रखना, रिक्रूटमेंट एंड रिटेंशन ऑफ सुटेबल एम्प्लॉयज। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो कर्मचारी हैं, अच्छे कर्मचारी, योग्य कर्मचारी आपके यहाँ काम करने आएँ और साथ ही वो बने रहें। अगर आप उनको उचित पारिश्रमिक दे रहे हैं, सही रिम्यूनरेशन मिल रहा है, पारितोषिक मिल रहा है, तभी तो काम पर रुकेंगे। अगर उनको कहीं और से अच्छा ऑफर मिलेगा तो आपके यहाँ से स्विच कर जाएंगे दूसरी कंपनी में। इसलिए इंपॉर्टेंट होता है उनको कार्य पर बनाए रखने के लिए कि सही उनको पारिश्रमिक दिया जाए, सही क्षतिपूर्ति मिले। नेक्स्ट आ जाएगा समता तथा सुसंगति, इक्विटी एंड कंसिस्टेंसी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक ही पद पर कार्य करने वाले, या एक ही जो उसका स्टैंडर्ड उस पर कार्य करने वाले जितने भी लोग हैं, सबको समान ही पारितोषिक मिले, किसी को कम ना किसी को ज़्यादा, जिससे कि आपस में क्या रहे, इंटरनल इक्विटी बनी रहे।
नेक्स्ट आ जाएगा कर्मचारी गतिशीलता, एम्प्लॉय मोबिलिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें क्या रहेगा कि जो कंपनी की दूसरी शाखाएं होती हैं या फिर सब्सिडरी जो कंपनीज में शाखाएं होती हैं उसमें प्रतिनियुक्ति दी जाती है। आजकल तो बहुउद्देशीय कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अब एक जगह से दूसरी अच्छी जगह या दूसरे देश में ट्रांसफ़र किया जाएगा तो क्या होगा, उस व्यक्ति में जो भी कर्मचारी है उसको मोटिवेशन मिलेगा आगे बढ़ने के लिए। जो उसके और लोग देखेंगे और उसके कर्मचारी देखेंगे तो वो भी मोटिवेट होंगे और अच्छा कार्य करने के लिए। फिर आ जाता है विदेशी संस्कृति तथा वातावरण को अपनाना, अडॉप्टेबिलिटी टू फॉरेन कल्चर एंड एनवायरनमेंट। तो जो बहुउद्देशीय कंपनी की यहाँ पर बात मैं कर रही थी, मल्टीनेशनल कंपनी, तो हम जब दूसरे देश में जा कर के व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, या अलग अलग जहाँ पर कंपनी की शाखाएं खोली जा रही हैं अलग अलग देशों में, तो वहाँ पर का जो कल्चर होता है काफ़ी डिफरेंस होता है, काफ़ी चेंज होता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि जो आज के टाइम में कंपनीज़ हैं वो साथ में फैमिली को रखने की भी सुविधा दे रही हैं। वहाँ पर चिकित्सा की, मेडिकल है, इन सुरक्षा की, इन सारी सुविधाओं को भी वहाँ पर देती हैं। फिर आ जाता है कर्मचारी लागत या भुगतान क्षमता, कॉस्ट ऑफ स्टाफ और एबिलिटी टू पे। जो क्षतिपूर्ति प्रबंध होता है उसका मुख्य कार्य या प्रमुख कार्य कहें लागत का नियंत्रण करना भी होता है, क्योंकि क्षतिपूर्ति का प्रबंध इस तरह से किया जाता है जिससे कि लागतों को कंट्रोल किया जा सके। बहुत ज़्यादा ना प्राथमिक दिया जाता है, ना ही बहुत कम दिया जाता है। इतना ध्यान रखा जाता है कि जितना भी प्राथमिक दिया जाए वो कर्मचारी और संगठन दोनों के बीच क्या हो, आपस में न्यायपूर्ण होना चाहिए। फिर आ जाता है सामूहिक सौदेबाजी की प्रक्रिया को सरल बनाना, सिंप्लीफाई कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसीजर्स। तो मैंने सामूहिक सौदेबाजी के बारे में पहले भी आपको बताया हुआ है जो प्रीवियस वीडियोस में। तो उसमें क्या है कि जो सामूहिक सौदेबाजी होती है, जो श्रमिक संघ बने हुए हैं वो इस चीज़ का जो है मांग करते हैं या फिर इस चीज़ पर ध्यान रखते हैं कि जो भी श्रमिक कार्य कर रहे हैं उनको न्यायपूर्ण मजदूरी दी जाए, या जितना उनका हक हो उतना उनको मिलना चाहिए। तो वहाँ पर भी जो क्षतिपूर्ति प्रबंध होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर अच्छे ढंग से किया गया है, न्यायपूर्ण मजदूरी दी जाएगी तो आपस में क्या होगा, सद्भाव बना रहेगा और सही ढंग से कार्य होता रहे, किसी तरह की हड़ताल, तालाबंदी या कोई भी विवाद नहीं होंगे। फिर आ जाएगा संगठनात्मक क्षमता, ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। तो क्षतिपूर्ति प्रबंध जो होता है उसका मेन उद्देश्य ये भी रहेगा कि संगठन की क्षमता, उत्पादकता और लाभदायकता को बढ़ाया जा सके। तो ये हो जाते हैं क्षतिपूर्ति प्रबंध के उद्देश्य। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि क्षतिपूर्ति पैकेज के अवयव या फिर संरचना, कंपोनेंट्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ कंपनसेशन पैकेज। तो यहाँ पर ये समझ लीजिए कि जो क्षतिपूर्ति दी जा रही है, ओवरऑल कंपनसेशन दिया जाता है, तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। आप भी कहीं सर्विस कर रहे होंगे अगर प्राइवेट सेक्टर में, तो आपको पता होगा कि जो सैलरी मिलती है तो सिर्फ आपको सैलरी नहीं होती, उसमें बहुत सी चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं। यानी कि बेसिक सैलरी भी होती है, साथ में उसके डीए होता है और टीए मिलता है, कहीं कहीं पर अलग अलग चीज़ें जुड़ी रहती हैं। तो वही पूछ रहा है यहाँ पर कि जो क्षतिपूर्ति पैकेज होगा तो उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पर दो तरह की आ जाती है, एक हो जाती है आधार क्षतिपूर्ति बेस कंपनसेशन और दूसरा हो जाता है पूरक क्षतिपूर्ति सप्लीमेंट कंपनसेशन। जो आधार क्षतिपूर्ति होती है, बेस कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी। तो पहली आ जाती है बेस सैलरी, यानी कि बेसिक सैलरी जो कि मेन होती है। आप गवर्नमेंट का कभी निकलती है वैकेंसीज तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि जो सैलरी दे रखी होती है तो मूल वेतन दे रखा होता है। तो वहाँ मूल वेतन जो होता है कि इतनी सैलरी मिलनी है, उसके बाद उसमें बाकी सारी चीज़ें ऐड करी जाती हैं, तो वो हो जाता है आधार वेतन। इस तरह से समझ लीजिए जो मूल वेतन होता है वो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम है या फिर वेतन समझौता है, मजदूरी अवार्ड, मजदूरी बोर्ड है, ट्रिब्यूनल है या फिर वेतन कमीशन, उन सब के द्वारा जो निर्धारित किया जाता है वही दी जाती है। फिर आ जाता है महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता हो जाता है डेयरनेस अलाउंस, जिसे बोला जाता है कि जैसे से जो है महंगाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये भत्ता भी बढ़ता जाता है। ये इस वजह से दिया जाता है कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है तो वो जो श्रमिक है उस महंगाई का सामना कर सके। फिर आ जाता है मकान भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस, कि यहाँ पर जो श्रमिक होते हैं उनको मकान किराया भत्ता भी दिया जाता है कि अगर वो जो है कहीं पर बाहर रह रहे हों। तो ये अलग अलग होता है कि शहरी क्षेत्र में ज़्यादा होता है, ग्रामीण क्षेत्र में कम भी हो सकता है, या फिर श्रेणी के आधार पर कम ज़्यादा हो सकता है। फिर आ जाता है शहर क्षतिपूरक भत्ता, सिटी कंपनसेशन अलाउंस। तो यहाँ पर भी जो क्षतिपूर्ति भत्ता दिया जाता है वो शहरों के वर्गीकरण के आधार पर ही दिया जाता है। तो ये वाले जो भत्ते हैं, आपने इनकम टैक्स अगर पढ़ी होगी तो वहाँ पर आपको डिटेल में आपने पढ़ा होगा कि जो भत्ते हैं या अनुलाभ हैं तो कौन कौन से होते हैं। कुछ टैक्सेबल होते हैं, कुछ टैक्स फ्री होते हैं, कुछ पार्शियल टैक्सेबल होते हैं, तो अलग अलग तरह से होते हैं। फिर आ जाता है पूरक क्षतिपूर्ति सप्लीमेंट कंपनसेशन, जिसमें आप हो जाएगा दो तरह के, ट्रेडिशनल बेनिफिट्स और नॉन ट्रेडिशनल बेनिफिट्स। तो जो ट्रेडिशनल बेनिफिट्स होते हैं जो कानून के द्वारा देय होते हैं, तो या इसमें आ जाएंगे स्वास्थ्य बीमा है, हेल्थ इंश्योरेंस है, जीवन बीमा का सेवानिवृत्ति है, लाइफ इंश्योरेंस का रिटायरमेंट है, लीव्स दी जाती हैं, यानी कि जो कैजुअल लीव्स होती हैं, मेडिकल लीव्स होती हैं, या फिर एनुअल लीव्स हैं, सिक लीव्स हैं, ये सब आ जाएंगी इसमें। उसके अलावा हो जाता है गैर परंपरागत लाभ, नॉन ट्रेडिशनल बेनिफिट्स। तो इसमें आ जाता है कर्मचारी सहायक कार्यक्रम, एम्प्लॉय असिस्टेंट प्रोग्राम। तो यहाँ पर नियोक्ता द्वारा कर्मचारी की सहायता के लिए बहुत से कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जैसे कि स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता है, या फिर सुनिश्चित कार्यदशाएँ हैं, जन्मदिन पर जो है बधाइयाँ देना
देना है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर आता है कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान्स। तो यहाँ पर जो जाएगा कि कर्मचारी शेयर्स जो होते हैं स्टॉक में, जो शेयर्स होते हैं उसमें कर्मचारियों का भी कुछ हिस्सा होता है या फिर कंपनी के शेयर्स में उनकी भी कुछ स्टॉक होल्डिंग्स होती है। फिर आ जाएगा लचीला समय, फ्लेक्सी टाइम। तो यहाँ पर ये रहता है कि कुछ उनकी सुविधा के अनुसार कुछ समय दिया जाता है, इसमें उनकी सुविधा अनुसार साप्ताहिक छुट्टी का चयन करना है, इस तरह के विकल्प दिए जा सकते हैं। गोल्डन हैंडशेक, गोल्डन हैंडशेक क्या होता है, ये क्वेश्चन काफ़ी कभी कभी पूछा जाता है शॉर्ट में। तो गोल्डन हैंडशेक जो होता है, तो आज के टाइम में क्या रहेगा कि जबकि सब कुछ ग्लोबलाइज हो गया है तो संगठन और कर्मचारी दोनों ही काफ़ी गतिशील हो गए हैं। तो वहाँ पर ये चीज़ें एक तरह समझ लीजिए कि गोल्डन हैंडशेक क्या है, रोजगार का एक अनुबंध है, एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह है कि कोई भी कर्मचारी की अगर छटनी होगी या कार्य छोड़ना है या फिर सेवानिवृत्त होगा तो ऐसे टाइम पर उसको एक अच्छा खासा अमाउंट दिया जाता है या फिर नगद लाभ दिया जाता है। नगद लाभ देकर के कंपनियों से हाथ मिलाकर विदा किया जाता है, तो इसीलिए उसको बोला जाता है गोल्डन हैंडशेक, क्योंकि उसकी सेवानिवृत्त होगा या फिर कंपनी को छोड़ रहा है या फिर उसकी छटनी की जा रही है तो उस दशा में उसको कुछ नगद धनराशि दी जाती है। तो ये इसको इस तरह से कहा जा रहा है कि जब वो छोड़ता है तो उससे हाथ मिलाया जाता है, उसे कुछ धनराशि दी जाती है, इसलिए उसको गोल्डन हैंडशेक बोला जाता है। नेक्स्ट आ जाएगा ओवर टाइम, अगर उनसे ओवर टाइम लिया जा रहा है तो कुछ उनको एक्स्ट्रा पे किया जाएगा। फ्लेक्सिबल बेनिफिट्स होते हैं, दिन सतर्कता, डे केयर है, ट्यूशन क्षतिपूर्ति है कि अगर उसके बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो उसकी ट्यूशन फीस जो होती है वो कंपनी पे करती है। संगठनों की सदस्यता है, अनुलाभ है, अनुलाभ में बहुत तरह के अनुलाभ आ जाते हैं, जैसे कि कंपनी ऑटोमोबाइल से कंपनी वाहन की सुविधा देती है, विश्राम छुट्टी है, निजी व्यय है, कंपनी के खर्चे पर परिवार भ्रमण है, गृह नियोजन है। ये सारी जो देख रहे होंगे आप लिस्ट पूरी, ये लाभ मिलते हैं जो कि नगद में नहीं दिए जाते, नगद के बदले ये सुविधा की तरह दिए जाते हैं। तो ये सारी हो जाते हैं कि एक जो क्षतिपूर्ति पैकेज तैयार किया जाता है उसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी। मेनली आपका मूल वेतन आता है, बेसिक सैलरी आती है, और साथ साथ उसके भत्ते और अनुलाभ आते हैं अलग अलग तरह के। आपकी समझ में आ गया होगा जो ओवरऑल टोटल सैलरी मिलती है वो क्या होती है या उसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐड होती हैं। अगर आप इनकम टैक्स आगे पढ़ेंगे, आप पढ़ चुके हैं पहले, तो आपने यहाँ पर देखा होगा कि सारी चीज़ें उसमें दे रखी थी जो इनकम फ्रॉम सैलरी चैप्टर है उसमें। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है, क्षतिपूर्ति नियोजन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट चैप्टर जो आपका रहेगा मजदूरी एवं उनके विभिन्न आयाम, वेजेस एंड इट्स डिफरेंट डायमेंशंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।